आज का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन का वो है हाइड्रोकार्बन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली यहाँ पे तीन नहीं 4 चैप्टर्स आएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक। तो पहले अल्केन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन, जिसका मतलब है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है कि अल्कीन और अल्काइन को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल, पीडी और पीटी, तो हमें अल्केन मिलता है। मतलब जहां भी मल्टीपल बॉन्ड्स है उस पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अब इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो रिएक्शन होता है वो सिन एडिशन का एग्जाम्पल होता है, और अल्कीन के केस में हाइड्रोजन 1 मोल लगता है और अल्काइन के केस में कितना लगता है, 2 मोल लगता है। अब डायरेक्टली उसमें अल्कीन से भी अल्केन बनेगा और अल्काइन से भी अल्केन ही बनेगा। ठीक है। और इसमें जो निकेल होता है उसके लिए आपको थोड़ा हीट देना पड़ेगा, बिकॉज निकेल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन उतना सिग्निफिकेंट नहीं देता है, लेकिन पीडी और पीटी रूम टेम्परेचर पे भी देता है, बिकॉज पीडी पीटी ज्यादा रिएक्टिव कैटलिस्ट है निकेल के प्रेजेंस में, सॉरी निकेल के रेस्पेक्ट में। बाकी कैटलिस्ट का एक दूसरा काम यह है कि वो हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कराता है और उसके बॉन्ड्स को क्या करता है, वो वीक करता है, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो पाए, फास्ट हो पाए। तो फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड, मतलब H2 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है अल्कीन या अल्काइन पे ऐड होने के लिए। और दूसरा क्या करता है, इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन को, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ पाए। डाउन द ग्रुप जो होता है रिएक्टिविटी मेटल कैटलिस्ट का इंक्रीज होता है, इसलिए निकेल लेस रिएक्टिव है और पीडीपीटी सिग्निफिकेंट रिएक्टिव है, इसीलिए हीट हमें देना पड़ेगा निकेल के प्रेजेंस में। बाकी जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो स्टेरिक क्राउडिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल है सिस और ट्रांस। अब सिस के केस में क्या है कि दोनों ही बल्की ग्रुप एक साइड में है, लेकिन यहाँ पे दोनों ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है। लेकिन ट्रांस के केस में क्या है, हर साइड से एक बल्की और एक स्मॉल है। तो हम बोल सकते हैं कि सिस के केस में एक साइड से स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, कम है, और उसी साइड से रिएक्शन ज्यादा प्रीफर होता है। तो सिस जो होगा वो ट्रांस से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन ट्रांस अल्कीन। और दूसरा पॉइंट ये है कि अल्काइंस जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स के विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजनेशन, बिकॉज अल्काइंस में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। मतलब आप कहीं से भी हाइड्रोजन H बन के आएगा, वो उसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाएगा। लेकिन अल्कीन के केस में एक डायरेक्शन में ही, बिकॉज अल्कीन तो होता है पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में, अल्कीन जो होता है वो पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। तो अल्कीन के केस में एक पाई बॉन्ड है, मतलब कोई आप एक्स वाई या जेड में से ही एक्सिस को पकड़ सकते हो जिसके पैरेलल में बना होगा पाई बॉन्ड। लेकिन अल्काइन के केस में 2 पाई बॉन्ड है, तो दो दो एक्सिस को इसने इन्वॉल्व कर रखा है, मतलब वहां पे आपको हर डायरेक्शन से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। तो सिस ट्रांस से ज्यादा होता है, अल्काइंस अल्कीन से ज्यादा होता है हाइड्रोजनेशन के लिए। और उसी के बेसिस पे ये सब पॉइंट है कि अगर सिस अल्कीन है हाइड्रोजनेट करेंगे तो इरिथ्रो मिलेगा, और ट्रांस होगा तो क्या मिलेगा हमें, थ्रियो मिलेगा। ये वाला जो टेबल था आप लोगों को लिखाया हुआ है, एक बार इस टेबल को देख लीजिएगा, जिसको मैंने सिंबल प्लस साइन का मतलब था कि मैं प्लस का मतलब सेम साइड है, तो प्लस 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 देता है, तो इथ्रो का मतलब सेम साइड होता है और थ्रियो का मतलब अपोजिट साइड होता है। ट्रांस मतलब अपोजिट साइड में होगा सिमिलर ग्रुप, उसको मैंने माइनस बोला है। सिन का मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस देगा, इसलिए थ्रियो देगा। तो प्लस का मतलब सेम साइड है, अब माइनस का मतलब अपोजिट साइड है। जब 2 प्लस मिलता है तो हमें प्लस ही मिलेगा, मतलब इथ्रो मिलेगा। 2 माइनस भी मिलेगा तो प्लस मिलता है, मतलब ट्रांस में अगर हम एंटी भी करेंगे तो हमें इथ्रो ही मिलेगा। और उसी के बेसिस पे ये सब क्वेश्चन है, आप एक बार नोट्स में देख लीजिएगा। बाकी एक पॉइंट ये था कि बेंजीन के केस में रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर ये रिएक्शन नहीं होता है। बाकी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन भी ये रिएक्शन अल्कीन की तरह दे देते हैं। उसके बाद था अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब उर्ज रिएक्शन। रिएक्शन में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करने पे हमें सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है। अब इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मोस्टली चलता है, लिक्विड फेज माइनिंग चलता है, गैसियस फ्री रेडिकल में इसी की बात करूंगा कि आर एक्स में से एक्स ब्रेक हुआ, आर प्लस मिला, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये जाके मिल गया इस कार्ब कटायन को जो कि आर प्लस है। आर प्लस में इलेक्ट्रॉन मिलकर में क्या मिला, आर फ्री रेडिकल, और आर फ्री रेडिकल और आर कंबाइन होकर में क्या देता है, सिमेट्रिकल अल्केन देता है। ठीक है, और यहाँ पे साथ में डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, तो अल्केन के साथ साथ हमें स्मॉलर अल्कीन्स भी मिलता है।
जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि दो फ्री रेडिकल है, दो फ्री रेडिकल आपस में करके अल्केन भी देंगे और आपस में डिस्प्रोपोर्शन करके हमें स्मॉलर अल्केन्स और स्मॉलर अल्कीन्स भी देते हैं। मेनली इसमें लिमिटेशंस हमें आना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट है कि ड्राई ईथर जो होता है उसका काम है कि वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर है, बिकॉज अगर मॉइस्चर हुआ तो फिर आपको आर की जगह पे आर एच मिलेगा, बिकॉज फ्री रेडिकल वहां से एच निकाल लेगा मॉइस्चर से। रिएक्टिविटी की बात करें तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना बेटर रिएक्टिविटी होगा, तो अल्काइल फ्लोराइड में से ज्यादा क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होगा। और अगर आपका एक्स सेम है, हेलोजन सेम है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बिकॉज इस केस में स्टेरिक क्राउडिंग जितना ज्यादा होता है उतना रेट ये इस रिएक्शन का कम होता है। अब ऊर्ज रिएक्शन जो है वो सिमिलर टू SN2 रिएक्शन है, तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। उस केस में अल्कीन की जगह पे आपको अल्कीन मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये 3 डिग्री है, करने पे आपको अल्कीन मिल गया। 1 डिग्री 2 डिग्री आराम से देगा, और हमेशा दो आर ग्रुप को आपस में क्या करना है, कम अटैच करना है। ये रिएक्शन एरोमेटिक भी देता है, और एरोमेटिक के केस में हमें क्या मिलता है, बाइफिनाइल्स मिलता है, ठीक है। बाइफिनाइल्स मिलता है जिसको हम फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। और अगर एक आर ग्रुप ले ले और एक एरोमेटिक, एक आर ग्रुप मतलब एक एलिफेटिक ले ले और एक एरोमेटिक ले, तो उसी को हम ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन भी बोलेंगे। लिमिटेशंस की मैं बात कर रहा था, पहला 3 डिग्री नहीं देता है। मीथेन इससे नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज एक कार्बन का अल्केन इससे बन ही नहीं सकता, कम से कम 2 कार्बन बनेगा। और दूसरा, अगर आपको सॉरी, तीसरा पॉइंट, इसमें ये मेथड जो है वो ऑड नंबर ऑफ अल्केन्स के लिए प्रीफर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन उसके इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे अगर आपने मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया तो मोर देन 1 प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे आप मान लो यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। दोनों अगर कंबाइन किया तो 3 का बन गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये 1 वाला खुद से कंबाइन करे तो 2 का बना, और ये 2 कंबाइन करे तो क्या बना, 4 का बना। तो अगर आप ऑड बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन प्रीफर नहीं होगा, ठीक है। प्रीफर ये इवन के लिए ही होता है। और एक पॉइंट मैंने और बोला था कि अगर जिंक यूज करेंगे तो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। देखो, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में ज्यादा बेटर यील्ड मिलता है, प्रोडक्ट उसमें भी अल्केन ही होता है। उसके बाद करें रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसमें 3 है, एक है रेड फास्फोरस प्लस HI, एक है जिंक प्लस H प्लस, और एक है LiLH4 और NaBH4। अगर मैं बात करूं LiLH4 और BH4 में, तो LiLH4 3 डिग्री के साथ नहीं देता है और NaBH4 1 डिग्री के साथ नहीं देता है। बाकी जिंक और इसमें कोई वो नहीं है। बस एक पॉइंट बस इसमें है कि इस मेथड में अल्काइल फ्लोराइड जिंक प्लस एसिड के साथ ये मेथड नहीं देता है, ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड दे देगा। और रेड फास्फोरस प्लस HI सबके साथ देता है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है 3 डिग्री में नहीं है, 1 डिग्री में है। जिंक प्लस एसिड में सब देता है, बस इसमें अल्काइल फ्लोराइड नहीं देता। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो 2 मेथड है। पहला डिकार्बोक्सिलेशन है, इसमें हम सोडा लाइम के साथ अल्केन को करते हैं तो हमें RH मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट मिलता है, जहां पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है उसी कार्बन पे कार्बन आयन आएगा, साथ में CO2 बनेगा और R- पे H आके RH बनेगा। जितना ज्यादा ये इंटरमीडिएट, जितना ज्यादा ये कार्बन आयन स्टेबल होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। इस मेथड से आप CH4 भी बना सकते हो। और इस प्रोसेस में जितने भी आपके पास कार्बन हो, जैसे मान लो यहाँ पे R में N कार्बन है तो टोटल N+1 हुआ, आपको प्रोडक्ट में कितना कार्बन मिलेगा, N मिलेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन प्रोसेस बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होता है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे कि आपको अल्केन मिले। कुछ नहीं, जहां जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले अटैच हो सकता है। देखो, कार्बोक्सिलिक को हटा के तो H ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर रहा तो ये ऐसा एसिड होगा, इसमें रहा तो ऐसा कुछ होगा। बट ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई काइरल ना हो, काइरल हो तो उसको 2 काउंट करना पड़ेगा। और अगर रेट को कोई कंपेयर करना चाहता है तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख लो, जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक अटैच्ड है उस कार्बन पे कार्बन आयन बनेगा, उसके स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, आपको रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो हमें सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है। बट इसमें फर्क है डिकार्बोक्सिलेशन की, इसमें हमें फ्री रेडिकल मिलता है। जो फ्री रेडिकल मिलेगा वो एनोड पे मिलेगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो एनोड पे
OH माइनस का ऑक्सीडेशन ना होके वहां पे RCO माइनस का होता है, जिससे R फ्री रेडिकल मिलता है और ये कंबाइन करके हमें क्या दे देता है, RR दे देता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि एनोड पे CO2 मिलता है और अल्केन मिलता है और कैथोड पे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होगा, तो बिकॉज OH माइनस का ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा है लेकिन H प्लस का हो रहा है, तो OH माइनस यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, मतलब धीरे धीरे यहाँ का पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है, मतलब इवन वाला मिलेगा। ठीक है, इसमें भी डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट मिलेगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलेगा और इसमें पीएच प्रोसेस के साथ साथ इंक्रीज होता है। एंड रेट ऑफ फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1 डिग्री ज्यादा बेटर देगा। 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होगा, मतलब जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है सॉल्ट के फॉर्म में, उस कार्बन का जितना डिग्री कम होगा उतना रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा। बाकी एग्जांपल्स एक बार आप देख लो नोट्स में। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ विस्नल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको अल्काइन भी अल्कीन मिलेगा, और अगर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है तो उस केस में आपको अल्काइन भी मिलेगा। मतलब इस मेथड से आप कोई भी हाइड्रोकार्बन बना सकते हो, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। कार्बोनिल कंपाउंड में दो मेथड है, एक वोल्फ किस्नर और एक है क्लेमेंसन रिडक्शन। इतना ही डिफरेंस है कि वोल्फ किस्नर जो होता है, वोल्फ किस्नर जो होगा वो बेसिक मीडियम में होगा और जो क्लेमेंसन है वो एसिडिक मीडियम में होगा। बाकी दोनों में ही CO ग्रुप जो है वो CH2 से कन्वर्ट होता है। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ, CH2 में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है जिंक अमलगम प्लस HCl और वोल्फ किस्नर का N2H4 OH माइनस हीट, मतलब यहाँ पे कोई बेस लिखना होना चाहिए, बेसिक मीडियम में होता है। और ये जो है वो क्या है, एसिड मीडियम में होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव का मतलब हो गया OH OR डबल बॉन्ड, तो उस केस में आपको क्लेमेंसन यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब लिविंग ग्रुप है, तो उस केस में वोल्फ किस्नर यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद है रेड फास्फोरस प्लस HI। अब ये खतरनाक रिएजेंट है, इसके सामने जो भी डालोगे वो सबको अल्केन में कन्वर्ट करता है विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे R के अलावा एक कार्बन था तो CH3 आया, R के अलावा जितने भी कार्बन है सबकी जगह पे CH3 आया, और यहाँ देखो R के अलावा कोई कार्बन तो है नहीं तो केवल RH आया। तो विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी कंपाउंड को अगर रिड्यूस करना है तो रेड फास्फोरस लाइन HI डाल दो। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन। तो कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्केन जो होता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज अल्केन के पास कोई पोलर बॉन्ड तो है नहीं, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसमें ये अपने एक हाइड्रोजन को हटाता है और उसके जगह पे एक फ्री रेडिकल को ऐड करता है। वो X हो सकता है, NO2 हो सकता है, सल्फोनिक एसिड हो सकता है। X हुआ तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, NO2 होगा तो नाइट्रो अल्केन बनेगा, और SO3H है तो सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, इसको हम बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन। कि अल्केन जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है, और अगर अल्केन एक्सेस में है तो हमें मोनोहेलाइड मिलेगा, और अगर हाइड्रोजन एक्सेस में है तो हमें पॉलीहेलोजिनेटेड मिलेगा। तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि हमारे पास अल्केन एक्सेस में है ताकि हमें एक ही प्रोडक्ट लिखना पड़े। ठीक है, मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में X2 ब्रेक होके हमें X फ्री रेडिकल देता है, और इसमें हमेशा 2 फ्री रेडिकल आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट साइड में। एलोंगेशन में अल्केन से H गायब होता है, उसको X गायब करता है और आपको यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, 1 फ्री रेडिकल आपको क्रिएट करके देता है, जो कि फर्दर आगे रिएक्शंस करता है X2 के साथ। मतलब हर स्टेप में आपको एक एक फ्री रेडिकल दिख रहा है, जिसमें बन गया आपको यहाँ पे RX। और लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन, जिसमें 2 फ्री रेडिकल कंबाइन करके, मतलब यहाँ पे 0 फ्री रेडिकल मिलेगा प्रोडक्ट साइड में। और ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कौन किसके साथ कोलिजन करेगा, जो जिसके साथ कोलिजन करेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। और एक पॉइंट है कि टर्मिनेशन से एलोंगेशन जो होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए ताकि आपका रेट ऑफ रिएक्शन सक्सेसफुल हो पाए। रिएक्टिविटी की बात करें, फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव है, आयोडीन बहुत स्लो है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि Cl2 स्लो होता है, सॉरी Cl2 फास्ट होता है, ब्रोमीन जो होता है वो स्लो होता है। F2 इवन डार्क कंडीशन में भी रिएक्ट कर लेता है। तो जनरली फ्लोरिनेशन और फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन के लिए मेथड हम यूज नहीं करते हैं, ये क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब बात है
क्वेश्चन का, तो दो तरीके के क्वेश्चन आएगा। पहला आपसे पूछा जाएगा, मैं उसी के हिसाब से बात करूंगा। पहला आपसे पूछा जाएगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ब्रोमिनेशन है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो जहां जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे हैलोजन लग सकता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कहीं पे कोई प्रोडक्ट रिपीट ना हो, और अगर कहीं पे कायरल कार्बन बना तो उसको 2 काउंट करना है, ठीक है। मेजर माइनर हम बाद में डिसाइड करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे Cl2 लाइट, अब लास्ट ईयर का नीट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। लास्ट ईयर का नीट का क्वेश्चन था, क्लास नोट्स में भी था। देखो ये गया, ये दोनों लोकेशन एक जैसा है, ये लोकेशन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब यहाँ पे टोटल तो 4 स्ट्रक्चर बनेगा, और जिसमें 2 बार जब यहाँ पे ऐड होगा तो ये काइरल बनेगा, और जब यहाँ पे ऐड होगा तो ये काइरल बनेगा, तो 2 काइरल बनेगा, मतलब यहाँ पे 6 प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें होगा क्वेश्चन आगे। हाँ, नंबर ऑफ मोनो प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पूछा कितने बनेंगे, तो देखो ये दोनों तो एक जैसे ही है, तो इन दोनों को मिला के 1 हो गया, और ये 1 हो गया, कोई काइरल है नहीं तो 2 काउंट किया। यहाँ पे सारे एक जैसे हैं तो 1 काउंट किया। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेना अपने कॉपी में कि सबसे पहले पता आपको ये होना चाहिए कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। उसमें काइरल कार्बन बने तो 2 काउंट करना, और कोई रिपीट हो रहा है तो उसको मत काउंट करना। उसके बाद बात करें मेजर माइनर का, तो ब्रोमिनेशन में तो आंख बंद करके आप जो हायर डिग्री जिसमें ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल दिखे उस पर ऐड कर लो। क्लोरीनेशन में आपको ये फैक्टर यूज करना पड़ेगा 1, 3.8 और 5। जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला है, अब ये 2 लोकेशन एक जैसे हैं, तो ये दोनों ही 1 डिग्री 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का फैक्टर कितना है 1। टोटल कितना हाइड्रोजन है 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, तो 6 इंटू 1 6 का फैक्टर हुआ। और ये जो है वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री का फैक्टर है 3.8, कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 इंटू 3.8। तो ये तो ब्रोमिनेशन का है, मैं क्लोरीनेशन का काउंट कर रहा था। क्लोरीनेशन का यहाँ पे फैक्टर, मैं क्लोरीनेशन की बात कर रहा हूँ, ब्रोमिनेशन में काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्लोरीनेशन की बात करें तो 6 इंटू 1 हो गया 6, और दूसरा वाला हो गया 2 इंटू 3.8, मतलब हो गया 7.6। जहाँ पे ज्यादा फैक्टर होगा वहां बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले पोजीशन पे क्लोरीनेशन का होगा। चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये 4 एक जैसे है, और ये 2 एक जैसे है, ठीक है। क्लोरीनेशन में कितना हो गया टोटल 12, 12 इंटू 1, बिकॉज ये सब 1 डिग्री है, और ये 2 एक जैसे हैं, और ये है 3 डिग्री, 3 डिग्री फैक्टर था 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। इसका फैक्टर ज्यादा है इसलिए 1 डिग्री से बनेगा, इसलिए यहाँ पे इन चारों में से कहीं भी आप ऐड कर दो क्लोरीन, आपका काम हो जाएगा। और अगर ब्रोमिनेशन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा डिग्री का है ये डिग्री और ये डिग्री, यहाँ पे आप ऐड कर दो ब्रोमीन, आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट का, नंबर ऑफ मोनो हेलोजन प्रोडक्ट का, और मेजर माइनर का। तो लास्ट बार जो क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ मोनो हेलोजन का आया था। एक पॉइंट है, इफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन प्रोड्यूसेस कायरल कार्बन देन 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, जो कि आपस में एनहांसियोमर्स होंगे। उसके बाद बात करें नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब हो गया वेपर फेज। तो जब अल्कीन रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पे तो नाइट्रो अल्केन बनता है। इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए नहीं है, इसमें बस आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैंने इसमें पॉइंट क्लास में भी बोला था, इसमें जितने भी कार्बन है सबको तोड़ के सबके हाइड्रोजन के साथ ऐड करके बना सकते हो। जैसे यहाँ पे है, यहाँ तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक इथाइल हो गया, एक मिथाइल हो गया, तो देखो तो इथाइल मिथाइल आया। हो सकता था यहाँ से हाइड्रोजन तोड़ दे, यहाँ से हाइड्रोजन तोड़ दे, तो 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो ये सब सारे बन सकते हैं। और सेम सल्फोनेशन के लिए भी है, अल्केन सल्फोनिक एसिड बनता है SO3 या ओलियम के साथ हीट करने पे, कोई स्पेसिफिक नहीं है। रट्टा मारने वाला ये रिएक्शन एरोमेटाइजेशन की क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंट ऑक्साइड को एल्यूमिना सरफेस के ऊपर हीट करने पे हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं, बट लिमिटेशन है कि कम से कम 6 कार्बन देना पड़ेगा तो बेंजीन बनेगा, और 6 से ज्यादा दोगे तो बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा। 7 हुआ तो CH3 लग गया, 8 होगा तो इथाइल डाइमिथाइल ये सब बन सकता है। आइसोमराइजेशन ये तब होता है जब हम स्ट्रेट चेन अल्केन को हम ब्रांच्ड अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। When normal alkane is heated in presence of AlCl3 and HCl, formation of branched alkane take place। तो नॉर्मल अल्केन से हमने ब्रांच बनाया, जैसे ब्यूटेन से हमने क्या बनाया 2 मिथाइल प्रोपेन बनाया, ठीक है। ये पेंटेन था, इसको हमने तोड़ के मिथाइल ब्यूटेन या डाई मिथाइल प्रोपेन इन सब में हमने कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद है अगर मान लो, अब मास का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और अगर
नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो उस केस में ब्रांचिंग देखो, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, बॉइलिंग ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट भी आता है कि ऑक्टेन, तो आइसोहेप्टेन का जितना परसेंटेज होता है उसी को हम ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। बाकी ये सब रट्टा वाला रिएक्शन है, नोट्स में आप देख लो, इतना उसमें आप समझाने का जरूरत नहीं है। ये आपका अल्केन होगा। इसमें से कंबसन पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रिएक्शन विद KMnO4। ये स्पेसिफिक है 3 डिग्री अल्केन के लिए कि 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के वहां पे OH आता है। तो एक बार नोट्स में आप देख लेना, ये सब रट्टा वाला रिएक्शन है। कैटालिटिक में भी देख लेना भाई, इसमें 4 रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया ये अल्केन वाला, बाकी 3 इसी का है। नेक्स्ट चलते हैं अल्कीन। अल्कीन के मेथड प्रिपरेशन में सबसे पहला आता है अल्काइन से। अब इसमें फिर से कैटालिसिस ही होगा, हाइड्रोजनेशन ही होगा, लेकिन डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट होगा। तो दो आता है, इंपॉर्टेंट है लिंडलस कैटलिस्ट। ये क्या बनाता है, हमें सिस अल्कीन देता है, H2PdBSO4 और H2PdC, और ये सिन एडिशन का एग्जांपल होता है, इसमें हमेशा हमें सिस मिलता है। और दूसरा होता है ब्रिज रिडक्शन, जिसमें हम सोडियम और लिथियम को लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, इसमें हमेशा क्या मिलता है, ट्रांस। इतना याद होने से आपका हो जाएगा। लिंडस कैटलिस्ट सिस देता है और ब्रिज रिडक्शन में क्या देता है, ट्रांस देता है। अब उसके बाद आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का कुछ रिक्वायरमेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन का 3 रिक्वायरमेंट है कि इसमें एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, और एक बेस होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ये सब मिलेगा तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। और एलिमिनेशन में होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ते हैं और पाई बॉन्ड को हम बनाते हैं। 2 सिग्मा तोड़ के एक पाई बनेगा। जैसे यहाँ दिखा हुआ है कि लिविंग ग्रुप गया, बीटा हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और बेस उस हाइड्रोजन को ले गया, इस तरीके से। और ये प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, मतलब सिग्मा बॉन्ड को, वीक बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड में आप कन्वर्ट कर रहे हो। इसमें लिविंग ग्रुप का भी आपको मैंने मतलब बताया था कि जो जितना लिविंग ग्रुप वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए बॉन्ड तोड़ने के बाद। और जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो वीक बेसेज होते हैं, जितना ज्यादा वीक बेस बनेगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो एक बार एग्जांपल्स आप अपने नोट्स में देख लो, क्या क्या मैंने लिखा रखा है आपको। ठीक है, अब मैकेनिज्म के बेसिस पे 2 टाइप है, E1 और E2। E1 के कैटेगरी में हम डालेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को, और E2 कैटेगरी में डालेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को। तो पहला E1 ही है, 2 स्टेप में होता है, मैं मोटा मोटा पॉइंट बोल देता हूँ। 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप का लॉस होता है और कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। और दूसरे स्टेप में उसका बीटा हाइड्रोजन लॉस होगा और अल्कीन बनेगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट यहाँ पे पॉइंट्स है, रेट जो होगा वो लिविंग ग्रुप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का प्रोपोर्शनल होगा, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का प्रोपोर्शनल होगा। ये पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट उसको फेवर करेगा। ठीक है, और इसको फर्क नहीं पड़ता कि बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हाथ ज्यादा रखा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन है, इससे कोई फर्क नहीं है। इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बिकॉज वो रेट लॉ में आया ही नहीं। और इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, इसलिए इसको हम 1 बोलते हैं। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और जब इवन रिएक्शन होता है तो उसमें सिस ट्रांस दोनों बन सकता है, बिकॉज जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन वो प्लेनर है, तो बीटा हाइड्रोजन का लॉस अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन से भी हो सकता है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का मतलब है कि इसमें लेस स्टेबल कार्बोकेटायन अपने आप को स्पॉन्टेनियसली हायर डिग्री या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर सकता है, अगर उसको एडजेसेंट कार्बन्स पे मिला तो। बट इसमें एक ही कंडीशन है कि जब भी कोई कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा वो अपने एडजेसेंट कार्बन पे ही प्रोड्यूस करके देखेगा, उसके कितना बहुत ज्यादा दूर है तो नहीं होगा। और हमेशा ही जो भी शिफ्टिंग होगा वो 1-2 होगा, हाइड्राइड हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, या फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। जैसे ये देखो, ये 1 डिग्री है, सामने वाला 2 डिग्री है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हुआ H- के फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म में, और यहाँ पे कार्बोकेटायन आया, तो आप 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। हर कितने स्टेप में हो सकता है इसका कोई लिमिट नहीं है, बट हर स्टेप में आपको कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। एक बार आप एग्जांपल्स देख लो कार्बोकेटायन का। जैसे ये 2 डिग्री है, सामने वाला 3 डिग्री है, तो 2 से 3 में कन्वर्ट हुआ। 2 से 2 नहीं होगा, 1 से 1 नहीं होगा, 3 से 3 नहीं होगा। स्टेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, एटलीस्ट नंबर ऑफ अल्फा एस तो चेंज होना ही चाहिए। अब इसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को एसिड के प्रेजेंस में हीट करने पे अल्कीन बनता है।
अब एक से ज्यादा अल्कीन भी बन सकता है, जो मेजर होगा उसको सैडजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे, माइनर को हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। मैकेनिज्म में क्या है कि OH ने H प्लस एक्सेप्ट करके अपने आप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, जो कि लॉस होके हमें कार्बोकेटायन देता है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ से बीटा हाइड्रोजन का लॉस होगा, और बीटा हाइड्रोजन का लॉस होने के बाद ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा से ज्यादा अल्फा एच वाला, ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस वाला हमें डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करना है। जैसे यहाँ पे 6 अल्फा एच है और यहाँ पे 2 अल्फा एच है, तो ये बन गया, इसी को बोलेंगे सैडजेफ, और लेस अल्फा वाले को क्या बोलेंगे, हॉफमैन। रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा। और ये क्वेश्चन नीट में आता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आगे मैंने कराया भी होगा। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बट याद रखना, कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है वो बिफोर रीअरेंजमेंट देखते हैं, रीअरेंजमेंट के बाद नहीं। जो सबसे पहला कार्बोकेटायन बनेगा उसके स्टेबिलिटी को कंपेयर करना, ठीक है। अब बाकी एक बार अपने एग्जांपल्स को देख लो। अब देखो, इसमें एलोंगेशन ऑफ रिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको मॉडल वॉडल में मिलेगा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आप लोगों को नहीं कराया। पहले मैं कराता था, अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखिए। उसके बाद E2 में एक ही स्टेप में होता है, लिविंग ग्रुप का लॉस, बीटा हाइड्रोजन का लॉस जो कि बेस के थ्रू होगा, और एक स्टेप में होगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज आता है, इसलिए इसको पोलर सॉल्वेंट चाहिए। अब इसका रेट लॉ देखोगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट इनटू बेस। अब बेस आ गया मतलब उसके कंसंट्रेशन से भी फर्क पड़ेगा, उसके स्ट्रेंथ से भी फर्क पड़ेगा, और जितना ज्यादा सबस्ट्रेट ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उतना बेटर है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा उतना बेटर होगा। बेस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ बेस ज्यादा चाहिए, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। अल्कीन जनरली जो होगा वो सैडजेफ प्रोडक्ट होगा, केवल 3 केसेस में नहीं होगा, वो आगे मैं एग्जांपल्स में दिखा दूंगा। पोलर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है और टेम्परेचर फेवर करता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा बेटर है, और जितना ज्यादा क्राउडेड सबस्ट्रेट होगा और बल्कि बेस होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट ज्यादा फेवर किया जाएगा। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो E2 रेंज जनरली एंटी एलिमिनेशन, तो इसमें हमेशा है कि बीटा हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो अपोजिट साइड होना चाहिए लिविंग ग्रुप का। ये अगर लिविंग ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोजन अपोजिट साइड होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन चलेगा। अब इसका एग्जांपल में आता है डिहाइड्रोहेलोजनेशन अल्कोहलिक KOH वाला, कि अगर अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक बोलने का मतलब है सॉल्वेंट में अल्कोहल है, जनरली इथाइल अल्कोहल होगा, तो E2 एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए रिएजेंट अल्कोहलिक KOH या NNH2 हीट या RO माइनस हीट। अगर हीट हटा दोगे RO माइनस में से तो फिर एसएन रिएक्शन हो सकता है, विलियमसन टाइप हो सकता है। और याद रखना जो डिग्री होगा वो विलियमसन के लिए 1 डिग्री चाहिए, यहाँ पे 3 डिग्री भी हो जाए चलेगा। अब ये रहा, देखो ये रहा अल्फा, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जहाँ पे लिविंग ग्रुप है वो अल्फा, और उसके नेक्स्ट दो है बीटा। जितने भी बीटा हो, जिस बीटा से सबसे स्टेबल अल्कीन बनेगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे ये 2 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसको हम मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था कि सैडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है, एक्सेप्ट कब, अल्काइल फ्लोराइड के केस में हॉफमैन होगा, बल्कि बेस के केस में होगा, और एक्सटेंडेड कंजुगेशन के केस में हॉफमैन बनेगा। अब अल्काइल फ्लोराइड के केस में क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें कार्बोनाइन टाइप का कैरेक्टर होता है, और कार्बोनाइन लोअर डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वहां से बनेगा। बल्कि बेस की बात करें तो बल्कि बेस जो होता है वो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इसलिए वहां से बनेगा, और एक्सटेंडेड कंजुगेशन में तो स्टेबिलिटी ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल्स यहाँ जो मैंने कराया है वो देख लो। मैं सारे एग्जांपल्स नहीं डिस्कस कर सकता, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अच्छा, हॉफमैन एलिमिनेशन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। पहले आता था तो मैंने पढ़ाता था, इसलिए इस बार नहीं पढ़ाया मैंने। नेक्स्ट है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है कि अगर विस्नल डाइलाइट्स को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एंटी एलिमिनेशन के थ्रू अल्कीन बनता है। जिन कार्बन्स के पास हैलोजन है उनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो, काम खत्म। इन दो के बीच में, इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड है।
रेडॉक्स मैकेनिज्म है ये E2E1 जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पहले कार्बन पे एक कार्बन पे कार्बन एंटाई बनेगा और दूसरे को भगा के वहां से बना देगा। अब अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये रिएक्शन जब भी करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड्स होता है, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, एडिशन रिएक्शन देता है। तो अल्कीन क्या रिएक्शन देगा हमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब इसके पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल वाला पॉइंट है वो देख लो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब लुईस एसिड, मैंने जीओसी वाले में बताया था कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोफाइल है और जो डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एग्जांपल्स मैं पहले बता चुका हूँ या अभी नहीं बता रहा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, अल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये स्टेप 1 है, स्लो होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बन जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो इस तरीके से ऐड करो कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, मतलब दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है उस तरीके से हमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 2 है, अब इस पे ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड करेंगे, और अगर इस पे ज्यादा बन अगर इस पे ज्यादा स्टेबल बनता है तो फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो फिलहाल 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रोफाइल दूसरे पे ऐड किया। अब यहाँ पे देखो ये अनस्टेबल है इसलिए ये गलत हो गया। गलत बोलने का मतलब है माइनर हो जाएगा, मेजर नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल्स में अच्छा इसका भी रेट की बात है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, बिकॉज पहला स्टेप जो था वो स्लो स्टेप था और इसमें कार्बोकेटाइन बना था, और कार्बोकेटाइन बना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और विड्रॉइंग होगा तो कम हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू कहीं पे कायरल कार्बन बना, जैसे मान लो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बना, अब इस पे कुछ अटैक करके ये कायरल बन रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमेशा फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो रेसेमिक होगा। क्यों होगा रेसेमिक, बिकॉज ये sp2 है तो ये प्लेनर हो गया, और अगर ये प्लेनर हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अबव द प्लेन से भी होगा और बिलो द प्लेन से भी होगा। उस केस में 50% हमें ROS मिलेगा। कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट बिन बुलाया आएगा, उसके लिए आप तैयार हो। अब ऐसे रिएक्शंस क्या क्या है, तो HBr का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, Br2 HOX, इसमें इंपॉर्टेंट है HX वाला, Br2 वाला, और Br2 जैसा ही HOX है। वाटर भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वही देख लो, एक कार्बन पे आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, दूसरे पे आपको न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, वो आप देख लो। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो आएगा वो आएगा Br2CCl4, बिकॉज ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन है कि जब अल्कीन Br2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें डाइब्रोमाइड्स मिलता है, लेकिन वो विस्नल मिलेगा, जेमिनल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, विस्नल डाइब्रोमाइड मिलेगा, जिसमें एडिशन जो है वो एंटी होता है और साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। तो क्या होता है, Br2 ब्रेक होकर Br+ देता है, अल्कीन ने उस पर अटैक किया करके वो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाएगा और फिर उस पर Br- अटैक करके वो देता है। अब इस प्रोसेस में क्या है, तो ब्रोमीन का अपना एक कलर होता है, ये लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, अल्कीन और अल्काइन दोनों देता है बट बेंजीन नहीं देता है, ठीक है। अब अल्कीन और अल्काइन क्या करता है, ब्रोमीन के कलर को डिसअपियर करता है। तो अगर कभी कोई कंपाउंड ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है उसको डिसअपियर करे तो उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब यहाँ पे था फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अब इसमें 3 मेथड है। एक अभी आपने देखा H+ वाटर, जिसको हम डाइल्यूट H2SO4 भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपको हायर डिग्री अल्कोहल मिलेगा लेकिन रीअरेंजमेंट मिलेगा, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हायर डिग्री अल्कोहल मिलेगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं मिलेगा। जैसे ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन, अब ये हायर डिग्री है तो यहीं पे OH आया होगा, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, लोअर डिग्री है, मतलब ये लोअर डिग्री है तो यहीं पे OH आया होगा। और H+ वाटर में क्या है, ये हायर डिग्री भी बनाता है, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना और ये रीअरेंज होकर यहाँ जाएगा, देखो यहीं पे OH आया। तो 3 मेथड है, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अच्छा इसमें और भी था, ये जो है वो सीन एडिशन है और ये वाला जो है वो एंटी एडिशन है, इसमें कोई सीन एंटी नहीं होता H+ वाटर। एग्जांपल्स आप नोट से देखो इसका। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की बात करें तो पहला है बेयर्स रिएजेंट 1% कोल अल्कलाइन KNO4, ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। तो क्या होता है, अल्कीन जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें सिन एडिशन के थ्रू डायोल देता है, और इस प्रोसेस में अल्कलाइन KMNO4 का कलर डिसअपियर होता है। तो इस तरीके से ये अल्कीन और अल्काइन ही टेस्ट देता है, बट ये टेस्ट अल्केन नहीं देता है। तो अल्केन और अल्कीन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अब एक और यहाँ पे भी पहले मैं पढ़ाता था कि अगर एंटी एडिशन के थ्रू डायोल बनाना है तो पैरा एसिड फॉलोड बाय वाटर ले लो, उससे भी बन जाएगा। फिलहाल अब देखो, आप केवल बेयर एसिड में देखो, ये सिन एडिशन है, तो जैसे यहाँ पे मान लो ये सिस टाइप है, इस पे आपने डाला तो दोनों OH कहाँ गया, सेम साइड में सिन टाइप में गया। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस की, अल्कीन को अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। इसमें पॉइंट ये है कि यहाँ पे ओजोनाइड इंटरमीडिएट मिलता है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट, जैसे यहाँ पे दो पार्ट है, एक है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और एक है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव में अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है और ऑक्सीडेटिव में कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। जैसे ये अल्कीन है, यहाँ जिंक वाटर लिखा गया है तो रिडक्टिव होगा, तो यहाँ से तोड़ो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगा दो, आपका काम हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पे किसी ने H2O2 यूज किया, ठीक है, अगर किसी ने मान लो यहाँ पे H2O2 यूज किया, जैसे यहाँ पे H2O2 मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है O3 फॉलोड बाय जिंक H2O2, तो फिर क्या है, यहाँ से डबल बॉन्ड O लगाओ तो ये तो कीटोन बना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओगे तो पहले क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, तो एक बन गया यहाँ पे CH3CO और एक यहाँ पे बन गया CH3COH। लेकिन बिकॉज ये H2O2 है, ऑक्सीडेटिव है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। और जो काम ऑक्सीडेटिव करता है वही काम हॉट KMnO4 भी कर सकता है, बट इतना फर्क है कि हॉट KMnO4 के केस में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड नहीं मिलता, CO2 मिलता है, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। इसके बेसिस पे स्ट्रक्चर भी होता है, वो आप देख लो। यहाँ पे रिएक्शन भी हॉट सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, बट इसमें जहां भी फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड था, उसके जगह पे क्या आ गया, CO2, बिकॉज फॉर्मिक एसिड हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। और वही आपने ओजोनोलिसिस किया तो यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड आएगा, सॉरी ये फॉर्मिक एसिड आएगा। आगे ये क्वेश्चन अब देख लो, एंटी मार्कोनिक रूल, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, कि जब अल्कीन HBr के साथ रिएक्शन करता है और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो लोअर डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड मिलता है, और ये रिएक्शन HCl और HI नहीं देता है। HCl और HI ये रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज उनके लिए एक एक स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। बाकी HBr के केस में सारे स्टेप ही क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अल्काइन पे। अब इसमें पहला मेथड है विस्नेल डाइहाइड। तो अभी हमने एक देखा था हेलोजिनेशन वाला मेथड, कि विस्नेल डाइहाइड जिंक डस्ट के साथ अल्कीन देता है। तो वैसे ही अगर आपके पास टेट्राहेलाइड है, अच्छा ये विस्नेल डाइहाइड वाला है, ठीक है, इसमें अल्कोहलिक KOH डालेगा। व्हेन डाइहाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, याद रखना ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ये ना भी हो तो हो जाएगा, ये ना भी है तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद ये नहीं हुआ तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो अल्कोहलिक KOH के बाद NaNH2 लिखा हुआ है तो अल्काइन बनेगा, और केवल NaNH2 भी लिखा हुआ है तो आपको अल्काइन ही मिलेगा। अब इसमें विस्नल हो या जेमनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन E2 जैसा ही रहेगा, दो स्टेप में होगा। पहले स्टेप में अल्कीन आएगा। अब क्यों NaNH2 चाहिए, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना वो विनाइल हैलाइड बना। अब यहाँ पे जो क्लोरीन या हेलोजन आएगा वो लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस करके अपने बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज कर लेता है, जिसके कारण उसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन कोई भी विस्नल जेमनल कोई भी देगा, लेकिन NaNH2 का प्रेजेंस जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर टेट्राहाइलाइड देखोगे तो जिंक डस्ट डाल के आप बना सकते हो। लेबोरेटरी मेथड में दो है, कैल्शियम कार्बाइड एंड क्लोरोफॉर्म। कैल्शियम कार्बाइड को पानी डालो तो मिल जाएगा, और क्लोरोफॉर्म में सिल्वर पाउडर डालो तो आपको एसिटाइलिन। ये दोनों मेथड जो है वो लेबोरेटरी में किसका है, C2H2 का है, और किसी का नहीं है। अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है अल्कीन की तरह, बट इसमें जो काम अल्कीन एक बार करता है वही काम ये दो बार करेगा। और इसमें कोई कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और ये अल्कीन्स के रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज अल्कीन के केस में जो कार्ब कैटायन बनता है वो स्टेबल होता है, लेकिन अल्काइंस के केस में जो बनेगा वो अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। इसलिए ये बिकॉज वो विनाइलिक कार्बोकैटायन होता है, इसलिए इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो जैसे अल्कीन के साथ H6 होने पे अल्काइल हैलाइड बनता था, यहाँ भी बनेगा, लेकिन दोनों एक ही कार्बन पे आएगा, तो दो बार हो गया। अल्कीन 1 मोल कंज्यूम कर रहा था, अल्काइन उसी को 2 मोल कंज्यूम कर रहा है। अब H+ वाटर की बात करो तो अल्काइन में H+ वाटर ऐड किया तो पहले क्या बना, इनॉल बना, और इनॉल किस में दे देगा, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो जो भी रिएजेंट अल्कीन के साथ अल्कोहल बनाता है, अल्काइन के साथ वही कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। जैसे H+ वाटर था, हाई डिग्री अल्कोहल बनाता था, यहाँ पे वो कीटोन बनाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन हाई डिग्री अल्कोहल था तो वो यहाँ पे कीटोन बनाएगा।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लोअर डिग्री अल्कोहल बनाता है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनाएगा। जैसे देखो ये बड़ा H+ वाटर, तो इसने क्या बना लिया, कीटोन बनाया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर अल्कीन होता तो यहाँ पे अल्कोहल बनता। अब देखो उसी के जैसा अल्काइन ले लिया, तो देखो यहाँ पे अब एल्डिहाइड बन गया। और ऑक्सीमर्क्यूरी यहाँ पे अल्कोहल बनाता, अब वहां पे उसने क्या बना दिया, कीटोन बना लिया। तो जो रिएजेंट अल्कीन के साथ अल्कोहल देता है वो अल्काइन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड देता है। बात करें Br2CCl4 के साथ, तो अल्कीन ने डाइब्रोमाइड बनाया था विस्नल, अल्काइन उसी की जगह पे क्या बनाएगा, टेट्राब्रोमाइड बनाएगा, टेट्राहेलाइड बनाएगा। बाकी ये भी वैसे ही रिएक्शन करेगा, साइक्लिक मोनोमोनियम आयन के थ्रू ही करेगा। बात करें ओजोनोलिसिस में, तो अल्काइंस एंड ओजोन ये क्या करेगा, डाइकीटोन बनाएगा। और डिपेंडिंग ऑन क्या बोलते हैं रिएजेंट, अगर ऑक्सीडेटिव है तो हो सकता है ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगा। इन केस ऑफ, अच्छा अगर आपने ऑक्सीडेटिव किया है तो देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और इसके जगह पे आप हॉट KMnO4 भी यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन आता है वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं जिसके लास्ट में, जैसे ये नॉन टर्मिनल है, देखो बीच में है बट ये साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो टर्मिनल अल्काइन में जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो एसिडिक होता है, और उसके बेसिस पे वो कुछ टेस्ट भी देता है और स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट भी करता है। जैसे यहाँ पे है सोडियम या रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पे एक आ जाता है कि ये जो टर्मिनल अल्काइंस होता है वो टॉलेंस टेस्ट भी देता है, बिकॉज टॉलेंस टेस्ट बोलने का मतलब है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये प्रेसिपिटेट बनाता है। और इसी रिएक्शन के बेसिस पे हम एलोंगेट भी कर सकते हैं कि टर्मिनल अल्काइन था, सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, सॉल्ट बना जिसमें कार्बन आयन बना, और उसको हमने RX के साथ यूज किया तो हमें एलोंगेटेड अल्काइन भी मिल गया। तो इसके बेसिस पे हम अल्काइंस में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जो मैंने बोला था टॉलेंस टेस्ट, कि जो टर्मिनल अल्काइंस है वो डिफरेंशिएट हो सकता है नॉन टर्मिनल से विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस, बिकॉज टॉलेंस के केस में क्या मिलता है, टर्मिनल अल्काइन हमें प्रेसिपिटेट देता है जो कि नॉन टर्मिनल रिएक्शन नहीं देगा। और यहाँ पे एक रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में ये याद रखना कि अगर एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन कोऑपरेटिव से पास करेंगे तो हमें बेंजीन मिलेगा। ये ऑलमोस्ट एक रट्टा टाइप का है, इसका मैकेनिज्म भी है, बट आपके लिए जो आएगा क्वेश्चन वो यही आएगा कि एसिटाइलिन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, तो 3 मोल ऑफ एसिटाइलिन लगेगा। अगर एसिटाइलिन की जगह पे कुछ और आएगा तो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब इसमें बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ना है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है या एरेनियम आयन बनता है, और दूसरे स्टेप में H+ का लॉस होता है, हमें इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ, जैसे ये यहाँ से गया, इस कार्बन पे उसने ऐड कर लिया अपने आप को, तो इस कार्बन पे लॉस हुआ तो प्लस आया। अगले स्टेप में इस कार्बन से ये हाइड्रोजन लॉस हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, मतलब एरोमेटिसिटी वापस रिगेन हो गया, बट इस प्रोसेस में हाइड्रोजन की जगह ई आ गया, इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड है, अल्कीन के पास भी डबल बॉन्ड है, बट जो अल्कीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, लेकिन जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, बिकॉज बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। अल्कीन के केस में नहीं है, इसलिए वो एडिशन देता है। तो लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड एडिशन देता है और एरोमेटिक वाले क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन देता है। एंड डिपेंडिंग ऑन रिएजेंट उनका नाम अलग अलग है। नाइट्रेशन का NO2+ है, हेलोजिनेशन का X+ है, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन का R+ है, एसाइलेशन का, और सल्फोनेशन का SO3 है। मैंने क्लास में भी बोला था ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यूट्रल है, बाकी सबके पास पॉजिटिव चार्ज है। और एक पॉइंट बोला, जनरली स्टेप 1 जो होता है वो स्लोएस्ट टेस्ट होता है, लेकिन सल्फोनेशन और आयोडीनेशन के केस में स्टेप 2 जो होता है वो रेडिटरमाइनिंग होता है। ये स्टेप 1 है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 में लॉस ऑफ H+ है, तो ये वाला तभी रेडिटरमाइनिंग बनेगा जब सल्फोनेशन और आयोडीनेशन आएगा, लेकिन बाकी सबके लिए पहला वाला स्टेप ही रेडिटरमाइनिंग होगा। अब सबसे पहला पॉइंट है एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड। अब ये एक बेंजीन रिंग है और ये एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, नेगेटिव ज्यादा होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब +I +H और +M या +R जो भी आप बोलते हो, अगर वो बेंजीन से अटैच्ड है तो इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक ज्यादा करेगा। उस केस में रिंग को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड।
ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसे -I और -M वाला अगर ऐड हो गया तो वो रेट को कम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटेड। जैसे ये -R ग्रुप है तो ये डीएक्टिवेटेड हो गया, ये +I ग्रुप है तो एक्टिवेटेड हो गया, ये +H है तो ये एक्टिवेटेड हो गया, ये -I है तो ये डीएक्टिवेटेड हो गया, CH3 +H है, एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है। तो जिसमें जितना पावरफुल है, बोल सकते हैं +R वाला सबसे ज्यादा, फिर +H वाला, फिर +I वाला, उसके बाद बेंजीन रिंग, उसके बाद -I वाला, और उसके बाद ही आएगा -R वाला। ये एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है, ये सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटेड। अब अगर सपोज पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोफाइल, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है और उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो दो टाइप का प्रोडक्ट है। जितने भी एक्टिवेटेड ग्रुप है, जितने भी एक्टिवेटेड ग्रुप है, बाकी थ्योरिया पढ़ लेना, जितने भी एक्टिवेटेड ग्रुप है वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बिकॉज ऑर्थो पैरा जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है। और अगर आपके पास डीएक्टिवेटेड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज उनके केस में +R इफेक्ट भी थोड़ा सा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही दिखाया है कि जी है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, जी को मैंने क्या माना है, +I माना, मतलब एक्टिवेटिंग माना है, तो उनका ऑर्थो पैरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो वहीं से मेजर बनेगा। ठीक है। मेटा वाला अनस्टेबल है तो उससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सो ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग है वो क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। किसको छोड़ के? हैलोजन्स को छोड़ के। सो ऑल डीएक्टिवेट आर मेटा इन नेचर एक्सेप्ट हैलोजन। याद रखना, क्लोरीन ब्रोमीन आएगा, होंगे वो डीएक्टिवेटिंग लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। और अगर कहीं पे डाई सब्स्टिट्यूटेड है या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर उसमें हम जो सबसे एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे मान लो यहाँ पे OH है और CH3 है, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। OH के पास है +R और इसके पास है +H, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है वो डिसाइड करेगा। अब इसके हिसाब से आना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा, पैरा पे ऑलरेडी है, मतलब वो इसी पोजीशन पर लेके आएगा। तो जब भी आपके रिंग में एक से ज्यादा ग्रुप हो, जो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग है उसको पहचानो और उसके बेसिस पे अपना पोजीशन डिसाइड कर लो, ये होता है। बाकी आप एग्जांपल्स आप देख लो यहाँ पे। सबसे पहला है नाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव को मिक्स एसिड मतलब HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर के साथ हीट करते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। इसका इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि HNO3 और H2 मिक्स एसिड बोलते हैं। इसमें HNO3 का काम है बेस का, ठीक है, और H2SO4 का काम है एसिड का। दोनों आपस में लेकर के NO2+ बनाते हैं और ये जाके बेंजीन पे अटैक करता है और नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब इसमें एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है कि टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप चेंज होता है। 1 2 3 है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा NO2 ग्रुप आएगा। उसके बाद है नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, कि नाइट्रो बेंजीन को हम एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज NH2 पे माइनस चार्ज होता है और कभी भी बेंजीन में NH2 डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो वो NO2 के थ्रू ही आएगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो SN+HCl, Fe+HCl और NiH2 इनको हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है NH2 का रिएक्शन, कि डाइजोनियम बना लो Nl2+HCl के साथ। उसके बाद आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते हो। मतलब पॉइंट ये है कि अगर बेंजीन में हमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, पहले हमें डाइजोनियम बनाना पड़ेगा। और डाइजोनियम बनाने के बाद हम उस पर जो चाहे वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, डाइजोनियम पे हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेके आ जाओ, Ki, KCN, HbF4, C2H5OH, एस्टीम, CuX और ये सब कुछ है। ठीक है। इसमें याद रखना, जहां भी आयंस वाले होंगे कॉपर के साथ उसको सैंडमेर बोलते हैं और इसको हम गैटरमैन बोलते हैं। इस तरह के रिएक्शन एक बार देख लो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का सिंगल मेथड है और ये इस मेथड के थ्रू हम डाइजोनियम को गायब करते हैं। और यहाँ पे साइनाइड के कुछ रिएक्शंस भी मैंने बताया है कि रिड्यूस करोगे तो अमाइंस बनेगा, कंप्लीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक, और पार्शियल करोगे तो हमें एमाइड मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीनेशन। इसका रिएजेंट है Cl2+AlCl3 और Cl2+FeCl3। ये दोनों लुईस एसिड है, आपको इनका काम है क्या जनरेट करके देना, Cl+। तो बेंजीन पे डालोगे तो हो जाएगा। ब्रोमिनेशन में भी वही है, Br2+FeBr3 और Fe+Br2 दोनों एक ही है, बस इसमें Br2 एक्सेस लेना पड़ेगा। बिकॉज Fe और Br2 रिएक्शन करके क्या देता है, FeBr3 देता है, साथ में कुछ ये बच जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये सब रिएक्शन करके क्या देते हैं, Br+ और FeBr4-। ठीक है।
तो ब्रेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव में डालो, आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे और भी है, Br2CH2 भी यूज होता है, उससे भी मोनोब्रोमिनेशन होता है। और एक है Br2 वाटर, ये टेस्ट रिएजेंट है कि फिनॉल या एनिलीन इसके साथ करके एक वाइट पीपीटी देता है, तो ब्रोमीन वाटर से हम एनिलीन और फिनॉल का डिटेक्शन कर सकते हैं। बात करें आयोडीनेशन में, एक ICl है या I2+HNO3 है, क्वेश्चन आता है इसका काम क्या है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ करने से रेट थोड़ा सिग्निफिकेंट होता, नहीं तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है, बिकॉज HNO3 जो भी यहाँ पे HI बनेगा उस HI को वापस I2 में कन्वर्ट करता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें अल्काइल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, बेंजीन से R बनता है, RCl और AlCl3 आपस में रिएक्ट करके हमें R+ देता है। R+ देता है मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट से बचना है तो आप FeCl3 यूज कर लो, ठीक है। बाकी ये सब अल्टरनेटिव रिएजेंट है, अल्कीन और H+, अभी हमने देखा था कार्बोकेटायन देता है, और अल्कोहल और H+, जो कि E1 रिएक्शन के एग्जांपल था, यहाँ पे कार्बोकेटायन देता है। तो ये रिएक्शन एग्जांपल्स एक बार देख लीजिएगा। RX हमें अल्काइल बेंजीन देता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस कि ये रिएक्शन नहीं होगा अगर मेरा रिंग क्या होगा, डीएक्टिवेटेड होगा, ठीक है, बिकॉज जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और ये रिएक्शन एनिलीन या उसके डेरिवेटिव नहीं देते हैं, बिकॉज एनिलीन यहाँ पे कैटलिस्ट में कौन है, AlCl3, ये एक लुईस एसिड है, और एनिलीन क्या है, लुईस बेस है। तो NH2 अगर डाल दोगे तो ये दोनों ही आपस में रिएक्शन करने लगेंगे, तो ये रिएक्शन एनिलीन नहीं दे पाएगा। और तीसरा, इसके केस में पोली अल्काइलेशन होता है, बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो मोर रिएक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, इसलिए इसमें आपको एक से ज्यादा R ग्रुप लगता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो है कि नाइट्रो नहीं देता है, नाइट्रोबेंजीन नहीं देगा, और एनिलीन नहीं देगा। नाइट्रोबेंजीन मतलब डीएक्टिवेटेड नहीं देगा। उसके बाद एसाइलेशन, इसमें बेंजीन जब एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट, तो हमें कीटोन मिलता है, एरोमेटिक कीटोन मिलेगा। RCOCl ने बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट हुआ, RCO+, ये आपका काम कर देगा, ठीक है। अब इसमें भी लिमिटेशन वही है, पहला डीएक्टिवेटेड नहीं देता है और एनिलीन नहीं देता, बट फायदा ये है कि अगर आपने कहीं पे एसाइलेशन किया और उसके बाद आपने क्लेमेंसन या वोल्फ-किस्लर यूज किया, तो हमें अल्काइन बेंजीन मिलता है, और अल्काइन बेंजीन हमें डायरेक्टली अल्काइलेशन से भी मिलता है। लेकिन इस मेथड से ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन इज ए बेटर मेथड देन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, बिकॉज इस केस में पॉली अल्काइलेशन होता है, लेकिन इस केस में पॉली अल्काइलेशन नहीं होगा, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट था सल्फोनेशन, कि जब बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 और ओलियम के साथ हिट करते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। अब इससे इंपॉर्टेंट इसमें दो मेथड है, ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है। अब देखो यहाँ पे रिवर्सिबल है, पानी बना, अगर किसी ने ये ऐड कर दिया तो रिएक्शन पीछे जाएगा, और रिएक्शन पीछे जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इसको प्रोसेस को यूज करके हम ब्लॉकिंग करते हैं पोजीशन का, मतलब डिसल्फोनेशन यूज करके। जैसे देखो यहाँ पे CH3 है, टॉलिन था, हमने ओलियम से रिएक्शन कराया, ऑर्थो पैरा, दो प्रोडक्ट बन सकता था, पैरा ज्यादा बनेगा। उसके बाद हमने क्लोरीनेशन किया, यहाँ पे आया, फिर पानी डाला, ये गायब हो गया, मतलब हमें क्या मिला, ऑर्थो मिला। हमें यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, तो पैरा पोजीशन को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और एक और है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे अगर आप मोल्टेन NaOH डालोगे, आई थिंक ये फिनॉल वाले में आएगा, तो यहाँ पे SO3H के जगह पे OH आ जाएगा। बाकी कुछ रिएक्शंस था उसको आप देख लीजिए। तो ये था आज का लिमिटेशन, मैंने बहुत कट शॉर्ट किया है, बहुत स्मॉल, बिकॉज मेरा पर्पस आपको सारा कंटेंट एक बार बोल देना है। अब क्वेश्चंस में सारे कराऊंगा तो ये 2.5 घंटे 3 घंटे का रिवीजन बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दिया है, एक बार आप इसके साथ नोट्स को जरूर देखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।